चलें जी बच्चों, लेट अस स्टार्ट नाउ। 24 मार्च 2024 मार्च इंडिया वाला वेरिएंट। अरे मैंने निकाल के रखा होता, या देयर इट इज। जी बच्चों, 32 हमारा वेरिएंट है, इंडिया में भी यही आता है, यही जोन है। तो अब तसल्ली से स्टार्ट करते हैं जी। एज के साथ हमारे जो बच्चे ए के नाम वाले हैं, अब आप लोगों ने क्लास नहीं छोड़नी। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा, इसी से लर्निंग होती है। अब्दुलरहमान नंबर 1 पे हैं। अब्दुलरहमान, अ पर्सन बाइज 2 pairs of socks. What does the purchase of second pair of socks lead to? Abdurrahman, please, 15 seconds. ना ना ना, 15 seconds आपके इतने छोटे हैं? Let the others read the options. जी अब्दुलरहमान। Option B, as in ball, a decrease in marginal utility. It is the law of diminishing marginal utility. As we keep on using something consistently, तो उसकी MU गिरना शुरू हो जाती है. Considering the goods are homogeneous, income, fashion, taste doesn't change. Very good. Next जी, next हमारे पास A है. uh, महलूर आ गई है, अच्छा. Next is जी अब्दुल्ला जाकिर, BTSC. What does an indifference curve show? Abdullah Zakir, एक बार माइंड में इसकी डेफिनेशन लाओ. A curve that shows all combinations of two goods that give the consumer same total utility. तसल्ली से take about 10 seconds, 10 seconds, 10 seconds, wait, 10 seconds, ताकि सब बच्चे ऑप्शंस पढ़ लें. हर किसी का अपना प्रोसेस टाइम है. मैंने डेफिनेशन बोली है, सिर्फ कुछ समझ रहे हैं, दैट्स हाउ इजी इट इज. बता दें अब्दुल्ला. B as in ball, the different combinations of two goods that give a consumer equal utility. पहले वाला क्यों नहीं है? इनकम एंड प्राइसेस बजट लाइन के थ्रू होता है. सी, इनकम अवेलेबल टू बाय टू गुड्स, बजट लाइन है. रेट एट विच MU चेंजेस एज कंजम्पशन चेंजेस, ये है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. सो इंडिफरेंस कर्व इज अबाउट same satisfaction level from different bundles of two goods a consumer can get. ये है indifference curve. Well done. Number 3. Let's see जी, who else do we have in line? प्लीज क्लास नहीं छोड़नी. अगर नहीं भी आता कोई बात नहीं. अनिष्पा वकास है, शी इज अ गुड किड, शी वोंट. Table shows total amount consumers are willing to pay for different quantities of good X and the total external benefits that arise from the consumption of good X. Consumers willing to pay, willingness to pay, private benefit है. External benefits उसने दे दिए आपको मनी में. बेटे फिफ्थ यूनिट से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल सोशल बेनिफिट व्हेन 5000 यूनिट्स आर कंज्यूम्ड? फिफ्थ यूनिट से उसको कितना मार्जिनल सोशल बेनिफिट, यानी मार्जिनल प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट मिला के मिल रहा है? टेक योर टाइम, डोंट बी इन अ हरी. ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे गलत करते हैं, तो कॉन्सेप्ट होता है फिर भी गलत करते हैं. बेटे अलिश्मा, आप वेट, वेट, यू गाइस आर नॉट अलिश्मा, काम डाउन. अलिश्मा वकास, आप बताएंगी. टेक योर टाइम बेटे. ओके जी. ओपन हाउस, क्या ऑप्शन लेंगे आप लोग? बी फॉर बैट, बिल्कुल सही है. मदी कैसे किया बताएं जरा अलिशबा को और बाकी बच्चों को. यस, एग्जैक्टली. फिफ्थ यूनिट का हमें मार्जिनल सोशल बेनिफिट लेना था. तो टोटल सोशल बेनिफिट प्राइवेट 300, एक्सटर्नल 800, 380 माइनस, एक स्टेप पीछे जाके 280 प्लस 68, 348, 380 माइनस 348, $32,000. अलिशबा, डिड यू कैच इट नाउ? शाबाश. कॉन्फिडेंस से किया करो, आप डर जाते हो जरा. शहीर कौन है जी मेरा बेटा?
अमल जी, सर ये नहीं समझ आई? ओके। शहीर जूनियर ये एक अपना बच्चा है कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल। इसको छोड़ते हैं। ओ शहीर, यस 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 यस, सॉरी। शहीर एंड मोहम्मद अरहम, सॉरी। ओके जी। अमल देखो, जब उसने 5 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, 5,000, तो उसको कितनी टोटल बेनिफिट मिल रहा है? प्राइवेट कंज्यूमर्स विलिंग टू पे प्लस एक्सटर्नल, मुझे बताइए। अमल कितना मिल रहा है? प्राइवेट बेनिफिट है, व्हाई आर वी विलिंग टू पे? हमें कुछ यूटिलिटी मिल रही है या? इनको टोटल करेंगे 380। 4,000 यूनिट्स पे क्या था उसका टोटल? 280 प्लस 68, 348। 380 माइनस 348, 32,000 उसको एडिशनल मिला है। फिफ्थ यूनिट से 5,000 एडिशनल जो 1,000 यूनिट उसने लिए। समझ आ गई बेटे? वंडरफुल। लेट्स गो ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, लेट्स सी हु इज द नेक्स्ट किड इन लाइन। लिशबा के बाद अब्दुल्ला जाकिर हो गए थे, लिशबा। अमल फैसल। अमल फैसल, तसल्ली से देखना, द स्टेटमेंट एंड द टेबल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन। द प्रोडक्शन फंक्शन represents the amount of dash obtainable from each combination of dash and can be used to give information about dash. प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन याद है अमल के नहीं? मेरे आंसर को तो मुझे प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन याद है? ओके, सुन ले एक दफा। प्रोडक्शन फंक्शन रिप्रेजेंट the amount of output that is obtainable from each combination of inputs and can be used to give information about। अब आप खुद कर सकती हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? It measures how output changes when we change inputs। अरे यार, अभी भी गलत कर दिया। सी, आउटपुट इनपुट्स रिटर्न्स टू स्केल, सारी इनपुट्स है ना? तो लॉन्ग रन आ गया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल या डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिमिनिशिंग। अमल समझ आ गई बात? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हम प्रोडक्शन फंक्शन में कैसे मेजर करते हैं? हमें उसके लिए रेवेन्यू भी चाहिए ना। हम तो देख रहे हैं कि हमने इतनी इनपुट्स लगाई हैं, आउटपुट कितनी स्पीड से बढ़ रही है। अगर तेजी से बढ़ रही है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल या इकोनॉमीज ऑफ स्केल। स्लो बढ़ रही हैं तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल या डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और अगर बराबर बढ़ रही हैं तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब मैं आपको इसका मैथमेटिकल करवा रहा हूं, अमल सुने जरा। एक फर्म ने अपनी इनपुट्स डबल की हैं, ठीक है? आउटपुट डबल से ज्यादा बढ़ गई है, उसको क्या रिटर्न्स टू स्केल मिल रहा है? इंक्रीजिंग, कांस्टेंट या डिक्रीजिंग? इनपुट्स डबल की, आउटपुट मोर देन डबल हो गई। अमल कोशिश करो मेरा बेटा। उसने इनपुट फर्म ने डबल की हैं, वर्कर्स, मशीनरी वगैरह। आउटपुट डबल से भी ज्यादा बढ़ गई है, उसको कौन सा रिटर्न्स टू स्केल मिल रहा है? इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिमिनिशिंग? इंक्रीजिंग। एक और बच्चा मुझे जवाब दो। फर्म ने आउटपुट्स 200% बढ़ाई हैं, इनपुट सॉरी 200% बढ़ाई है और आउटपुट सिर्फ 150% बढ़ी है, उसको कौन सा रिटर्न मिल रहा है? डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। आखिरी क्वेश्चन, फर्म ने इनपुट्स 400% बढ़ाई थी, आउटपुट्स भी 400% बढ़ी हैं, उसको कौन सा रिटर्न मिल रहा है? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। शाबाश। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉल्स ऑन। अभी तक एज अ क्लास आप लोगों ने 2 ठीक किए हैं और 2 गलत किए हैं। मोहम्मद हदीद, ये सही वाला हदीद है। बेटे फजूल की चैट ना करें प्लीज। अमल के बाद आमना अबू बकर। आमना तसल्ली से, टू firms selling the same type of product find it more efficient to merge. Which combination describes how the merged firms' average cost of production and demand curves are expected to change?
तसल्ली से टेक योर टाइम. इट इज बी. शाबाश. एवरेज कॉस्ट फॉल होंगी कि उसने कहा था कि मर्जर में एफिशिएंसी आ रही है. और डिमांड कर्व मोर इनइलास्टिक क्यों होगा? दो फर्म्स एक हो गई हैं तो कंपेटिटर एक कम हो गया. लेस सब्स्टिट्यूट्स, इनइलास्टिक डिमांड. एवरीवन क्लियर? वेरी गुड आमना, आप तो आज सारे आंसर सही दे रहे हो. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. दिस इज, ओह बदमाश साहब, आप तो मीटिंग से बाहर निकले, थैंक यू. और ईमान जाहिद, ओके जी. ईमान, diagram shows the cost and revenue of a firm operating in an imperfect market. Firm is currently producing at the profit maximizing level of output. It wishes to produce at the sales maximizing level of output. What would be the change in its output? Take your time, Iman. 10 second, 15 second कम से कम. C as in cat. Very good. जरा बच्चों को बताएं आपने ये कैसे किया है. देखो इनका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है. एमसीएमआर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, वो ओडब्ल्यू पे हो रही है आउटपुट. एसीएआर सेल्स मैक्सिमाइजेशन है, वो ओजी पे हो रही है. मुझे कोई बच्चा बताएगा रेवेन्यू कहां मैक्सिमाइज हो रहा है इस डायग्राम में? सेल्स रेवेन्यू. सॉरी, मुझे आउटपुट बताएं. डब्ल्यू एक्स वाई जी किस में? एक्स पे. एम आर जीरो हो रहा है. और कहां पे गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव या एलोकेटिव एफिशिएंसी आ रही है? वाई. शाबाश. कहां पे प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है? उसकी कोई आउटपुट नहीं है, लेकिन मुझे बता देंगे कहां पे प्रोडक्टिव एफिशिएंसी आ रही है? वाई पे, एक्स पे आ रही है. एक्स पे आ रही है. प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एम सी ए सी को जब लोएस्ट पॉइंट पे कट कर तकरीबन एक्स पे आ रही है. समझ रहे हैं? लीस्ट कॉस्ट. एवरीवन क्लियर? ओके. अच्छा जी. बदमाश साहब. ओके. भाग जाता, रिमूव नहीं करने देता आपको. क्या करें बेटे? ट्राइंग, वी ट्राई टिल द एंड. ऑलराइट, लेट्स गो ऑन जी. नेक्स्ट बच्चा इज अब्दुल हादी. आप पे आते ही अटैक हो रहा है बिकॉज योर नेम स्टार्ट्स विद ए, और मैं पहले सारे ए से पूछ चुका था. अब्दुल हादी, तसल्ली से. इन विच मार्केट स्ट्रक्चर इज डायनेमिक एफिशिएंसी लीस्ट लाइकली टू अकर? तसल्ली से. बच्चे अब्दुल हादी इसका गलत आंसर देते हैं, मैं आपको हिंट दे रहा हूं. हादी, आर यू देयर? ओके. फिर मैं अगले बच्चे पे जा रहा हूं. फहद अब्दुल्ला, विच मार्केट स्ट्रक्चर डायनामिक एफिशिएंसी लीस्ट लाइकली टू अकर? सॉरी, डी एज इन डेविड. शाबाश बच्चे, इसमें मोनोपोली चूज करते हैं. मोनोpolies are most dynamically efficient. Dynamic efficiency is when firms reinvest into research and development to improve their processes and products, और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट नीचे शिफ्ट होता है. तो बेसिकली मोनोपोली के पास एबनॉर्मल प्रॉफिट शॉर्ट रन लॉन्ग रन में है. सेकंड नंबर पे लाइकली ओलिगोपोली है, फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन. मोनोपोलिस्टिक भी बहुत कम चांस है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन इज टोटली डायनामिकली इनएफिशिएंट. उनके पास तो एबनॉर्मल प्रॉफिट है ही नहीं लॉन्ग रन में. एवरीवन क्लियर ऑन दिस? ऑलराइट, नेक्स्ट बच्चा. Let's ask someone else. Successfully done, Marcel. जी. Haris Faruqi, Crescent. Which type of employment contract is most likely to overcome the principal agent problem? हारिस, मैं जनरली सब बच्चों को बता रहा हूँ, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम कहाँ होती है? बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में. प्रिंसिपल आर ओनर्स यानी शेयर होल्डर्स. Agents are managers, directors who are running the company.
शेयर होल्डर्स का एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ज्यादा डिविडेंड हासिल करना। एजेंट्स का एम होता है ग्रोथ लॉन्ग टर्म की, ताकि उनकी सैलरीज बढ़े, प्रमोशन हो, उनका स्टेटस बढ़े। तो दोनों के एम्स में कॉन्फ्लिक्ट आता है। वो कहता है कौन सा ऐसा मुआहदा, कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो कि दोनों का ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए, ओवरकम हो जाए। हारिस तसल्ली से सोच के बताइएगा। जस्ट अ मोमेंट हारिस। बेटे जनवन मूसा, मूसा अपना मासल पहले कर चुका है ना, उसके नाम से आया ये बदमाश। ओके जी, लेट्स गो ऑन जी। हारिस तसल्ली से 10 15 20 सेकंड जितना चाहिए। कहां पे दोनों के एम इकट्ठे हो रहे हैं? बी एज इन बॉल। Everybody agrees with Harris's answer? Yes, it is correct. Linking workers' pay with the profits of the firm to motivate them to raise the profitability. अब वो दोनों प्रॉफिट की तरफ चलेंगे, इनका कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। नंबर 9 कॉमन इजी क्वेश्चन बच्चे गलत कर देते हैं, और ये आएगा हारिस से बात हो गई थी। अगला बच्चा इज इलियास सलाहुद्दीन लकास। इलियास, कंपनी आर मैन्युफैक्चर्स स्टील, company S produces ships, company T operates oil tankers, company V operates cruise liners. Stages of production सोच लो, which statement is correct? Take your time. शाबाश इलियास। इफ आर टेक्स ओवर एस, स्टील मेकर ने शिप्स प्रोड्यूस करने वाला कंपनी खरीद ली है। ये है फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। ओवरऑल बच्चों को जनरली बता रहा हूं, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन इज व्हेन टू बिजनेसेस इन द सेम इंडस्ट्री, सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन मर्ज। मसलन कार मेकर, बेकरी बेकरी, आपस में मर्ज हो गए या एक ने दूसरे को टेक ओवर कर लिया। वर्टिकल इंटीग्रेशन एक बैकवर्ड होती है, जब आप अपना करंट सप्लायर खरीदते हो या उससे मर्ज करते हो। यानी बेकरी विद अ वीट फार्म, बेकरी को वीट चाहिए तो उन्होंने वीट फार्म खरीद लिया। ब्रूरी विद अ एप्पल ऑर्चर्ड या ग्रेप फार्म। इसी तरह स्टील खरीद ले, स्टील मिल एक कार मैन्युफैक्चरर, वो बन जाता है जी वर्टिकल बैकवर्ड। वर्टिकल फॉरवर्ड क्या है? एक स्टेज आगे जाना, सेम इंडस्ट्री में मर्जर टेक ओवर करना, एक स्टेज आगे जाना। यानी कार मैन्युफैक्चरर टेक्स ओवर शोरूम्स। समझ आ रही है? एक स्टेप आगे जाना। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? अब जी नंबर 10 बहुत इजी क्वेश्चन है अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। लेट्स गो ऑन टू जी अब्दुल हादी, क्या कह रहे हैं आप? जवाद अब्दुल्ला का क्वेश्चन है ये जी। देर आर टू फर्म्स इन इंडस्ट्री जवाद, फर्म एक्स फेसेस अ चॉइस, इट कैन आइदर एक्ट इंडिपेंडेंटली और वर्क विद इट्स राइवल। If it acts independently, its profit could be 900 a week, but it could be only 400 a week depending on what its rival does. If it works with its rival, the joint profit of two firms together would be 1400, yani 700 each. It has no knowledge of what the rival's policy will be. Which concept describes this situation? ओलिगोपली का बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है। जवाब कुछ याद आ रहा है कि नहीं? नोप, यू फॉरगॉटन। जी एनीवन एल्स? ये कहाँ पे हम देखते थे टॉम एंड जेरी, दो प्रिजनर्स थे, फिर दो फर्म्स पे लेके जाते। प्रिजनर्स डायलेमा। डी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि वो अगर यूं करें तो ये हो जाए, यूं करें तो ये हो जाए, तो आंसर या गेम। आपने डी बोला है, इसलिए मैं कहता हूं फोनेटिक्स में बोलें। डोंट से बी एंड डी, से बॉल एंड डेविड, यू मस्ट बी राइट। प्रिजनर्स डायलेमा इज परफेक्टली करेक्ट। एवरीवन क्लियर? यस बेटे। क्या कह रहे हो?
बेटे प्रिजनर्स डिलेमा गेम थ्योरी में एक बेसिक कहानी हम करते हैं। दो चोर पकड़े गए हैं, टॉम एंड जेरी। पुलिस उनको ऑप्शंस दे रही है, अलग अलग बिठा के उनका आपस में कम्युनिकेट करने का कोई तरीका नहीं कि अगर आपने कन्फेस किया तो आप इतने साल जेल में जाएंगे, और दूसरे ने कन्फेस नहीं किया तो वो ज़्यादा साल जाएगा। अगर आपने कन्फेस नहीं किया और उसने कन्फेस किया तो आप ज़्यादा जाएंगे। दोनों ने कन्फेस किया तो दोनों कम जाएंगे। लेकिन दोनों एट द एंड, दोनों कन्फेस नहीं करेंगे तो दोनों कम जाएंगे। एट द एंड दोनों कन्फेस करेंगे। याद आ रही है वो स्टोरी? तो जब भी ऐसी चीज लिखी आए, आपने प्रिजनर्स डायलेमा गेम थ्योरी चूज करनी है। समझ आ गया इलियास? ओके। नंबर 11 नाउ, whose turn is it after Jawad? We have Night Night Ibrahim. Ibrahim, मेरा बेटा, number 11. A government wishes to use market forces, demand and supply, to remove a negative externality in the consumption of a good. Which policy is likely to be most effective? आराम से जरा ऊंचा बोले, जरा थोड़ा टाइम भी लेते हैं वैसे। इब्राहिम ए ले रहे हैं जी। डज एवरीबडी एग्री विद ए? आई पर्सनली थिंक इट शुड बी सी। लेट्स सी नाउ, बी क्यों गलत है? इट शुड गिव प्रोड्यूसर्स अ सब्सिडी। नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी, सिगरेट्स वगैरह पे हम सब्सिडी नहीं देते। वो तो गलत हो गया, मार्केट फेलियर और बढ़ जाएगा। इट शुड नॉट इंटरफेयर भी गलत है। फ्री मार्केट कभी भी एफिशिएंट नहीं होगी विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो बी और डी तो क्लियर कट erased. It should provide information about the undesirable side effects. Side effects का कोई परवाह नहीं करता। Undesirable, harmful effect to the person. Side effects made it weak for me. Indirect tax on consumers ताकि वो socially efficient level पे आ जाए। Everybody clear? I will check it, but I think it has to be C. साइड इफेक्ट्स जो है ना, साइड इफेक्ट्स तो थर्ड पार्टीज पे हैं, उसकी परवाह कंज्यूमर्स नहीं करते। यस, 11 इज सी। सो सबको समझ आ गया? नंबर 12, साइड इफेक्ट्स मींस कि आपने सिगरेट पी है, थर्ड पार्टीज पे बुरे असर आ रहे हैं। समझ आ रही है ना? आपके ऊपर नहीं। साइड इफेक्ट्स मींस ऑन समथिंग एल्स। ऑल्दो हम साइड इफेक्ट्स की नॉर्मल कम्युनिकेशन में यूं करते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट द अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स इसमें थर्ड पार्टीज के आ रहे हैं। समझ आ रही है बात मासल? नेक्स्ट क्वेश्चन विल गो टू इब्राहिम के बाद मदी। मदी बदमाश, अगर आप ये पढ़ रहे हो तो प्लीज अगली बार शायद। थैंक यू अपना मदी, बट ही इज इरिपेरेबल। जी मेरा बेटा मदी, नंबर 13, व्हाट इज अ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट माइक्रो इकोनॉमिक इंटरवेंशन? कहाँ गवर्नमेंट फेल हो रही है? टेक योर टाइम मदी। शाबाश, D as in David. Tariffs are imposed on imported goods which cause the Gini coefficient to increase. Gini coefficient क्या शो करता है? इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी बढ़ गई टैरिफ लगाने से। अब यहां पे इनएफिशिएंसी वाला कोई मामला नहीं था, गवर्नमेंट फेल हुई है एक और तरीके से। प्राइस कंट्रोल सेकंड बेस्ट ऑप्शन थी, बट आई वुड स्टिल गो फॉर डी। लेट मी जस्ट क्विकली चेक। 13 डी बिल्कुल सही है। देखो, ए में तो उसने सही टैक्स लगाया, एक्सटर्नल कॉस्ट के बराबर, डिमांड गिर गई, वो तो मार्केट फेलियर दूर हो गया। लिमिट्स आर प्लेस्ड ऑन ट्रेड यूनियंस रिस्ट्रिक्शन दैट इंक्रीज लेबर मोबिलिटी। ट्रेड यूनियन इज अ मार्केट फेलियर फॉर लेबर मार्केट, ये भी दूर कर दिया उन्होंने। प्राइस कंट्रोल्स,
मार्केट फेलियर करते हैं, शॉर्टेज क्रिएट करते हैं, वो हटाया तो उससे मार्केट फेलियर खत्म हो गया. Tariffs are imposed on imported goods which cause the Gini coefficient to increase. Income gaps बढ़ गए. एफिशिएंसी का मामला नहीं था लेकिन गवर्नमेंट इंटरवेंशन ने फेल हो गई. समझ आ गई बात बच्चों? नंबर 14, आई थिंक इट इज मासिल, बट लेट्स चेक. यस, मासिल रिजवान, तसल्ली से मेरा बेटा. व्हाट शुड शिफ्ट द एमआरपी कर्व फॉर वर्कर्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू द राइट? टेक योर टाइम, कोई मसला ही नहीं है. 14. ओ, बड़ा पुठे एंगल से उसने पूछा है, टफ क्वेश्चन है, तसल्ली से देखिएगा. एमआरपी का फॉर्मूला सोचिएगा, मार्जिनल रेवेन्यू इनटू एमपीपी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट. शाबाश. यस. नहीं नहीं नहीं, उसको करने दें पहले. आप कोशिश करें, उसके बाद देखते हैं. एलिमिनेट कर दो ना बाकी सारे. नो जी, कौन बच्चा बताना चाह रहा है? सी इज करेक्ट. शाबाश. अब लेट्स वन बाय वन एलिमिनेट द ऑप्शंस. ए, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल व्हीकल्स. इससे डिमांड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की गिरेगी क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट सस्ता हो गया है, तो उससे एमआरपी नीचे गिरेगा. अ डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एमपीपी कम होगा तो एमआरपी लेफ्ट पे शिफ्ट होगा. इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अब जब एमआर बढ़ रहा है, एडिशनली इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगी बिक रही है, तो एमआर इंटू एमपीपी, एमआरपी राइट पे शिफ्ट हो जाएगा. अब यहाँ पे थोड़ा सा सीआई की गलती है कि वो उस फॉर्मूला के मुताबिक क्वेश्चन बना गया है. अलबत्ता इंक्रीज इन वेज रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स, ये तो बिल्कुल गलत था क्योंकि इससे सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, नॉट डिमांड. सॉरी. अब उस पे आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि वेज रेट उनके बढ़ाओ तो उससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है. देखो, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ सीआई ने थोड़ा सा गलत क्वेश्चन डिजाइन किया. लेट मी चेक द आंसर. इट हैज टू बी सी. या इट इज सी. तो अनफॉर्चुनेटली ये एम आर इंटू एम पी पी का फॉर्मूला यूज करें. आई डोंट हैव एनी इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन. तो कुदरती बड़ा टफ क्वेश्चन आ गया आपके लिए मासल जी. अब आगे जी, नेक्स्ट मदी. द डायग्राम शो, मदी थे या कोई और थे? लेट मी चेक. मदी से तो मैं पूछ चुका हूँ. मोहम्मद अरहम. अरहम, तसल्ली से मेरा बेटा. Diagram shows a perfectly competitive firm's average product of labor and marginal product of labor curves. How many workers will the firm employ at a wage of W? बस याद रखना, wage is marginal cost of labor. बस ये आपके लिए हिंट है, तसल्ली से देखें. ON3, ऑप्शन सी. शाबाश. वेज इज MCL, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. क्योंकि परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म है, हर प्रोडक्ट सेम रेट पे बिकती है, तो ये एमआरपी भी बन जाता है. सो एमपीएल इंटू एमपीपी, एमआरपी यही बन जाएगा. वेज इज MCL, ON3 नंबर ऑफ वर्कर्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग. वेल डन अरम. Let's go to the next question, and the child that is to be answering this is मेरा बेटा. सॉरी. हाँ, ये याद रखें, जो पहला कट है उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट बढ़ रहा है कंपेयर टू मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर, तो वो ज्यादा हायर करेंगे. सेकंड कट पे जाना है आपने. ठीक है. ओके. Which change is likely to result in decrease in the demand for money? And the question is for, I forgot the kid's name. uh,
समीर, समीर मेरा बेटा, क्यों डिमांड फॉर मनी गिरती है हमारे पास? वो मोटिव्स हैं, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन, स्पेकुलेशन। बी एज इन बॉल। ओ, गलत आंसर है। दोबारा देखें। मैं आपको एक बार फैक्टर्स याद कराता हूं। ट्रांजैक्शन डिमांड पे तीन फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इनकम्स फॉल हो तो लोग ज्यादा कम रखते हैं पैसा ट्रांजैक्शन के लिए, डिमांड कब लेफ्ट पे शिफ्ट होता है मनी का। इनकम्स बढ़े तो राइट पे। प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन बढ़े तो ज्यादा पैसा चाहिए डेली ट्रांजैक्शंस के लिए, राइट पे शिफ्ट होगा। डिफ्लेशन आए तो लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, राइट। फिर आ जाता है इंटरवल्स ऑफ पे। अगर आपको महीने बाद पेमेंट मिलनी है, लंबा इंटरवल है, तो आपको ज्यादा पैसा चाहिए डेली बेस के लिए। और अगर छोटा इंटरवल है, हफ्ते बाद डेली आपको वेज मिल रही है, तो आपको थोड़ा पैसा कैश में रखना है, आपका डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। तो बी एज इन बॉल करेक्ट ऑप्शन थी। समझ आ गई बात? अगर बॉन्ड होल्ड करने में रिस्क ज्यादा हो रहा है तो लोग कैश होल्ड करेंगे, डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव बढ़ जाएगा, लोग कैश अपने पास रखेंगे। समीर, क्लियर हो गया? अब मैं थोड़ा सा आगे बता दूं। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी एज इन बॉल, स्विच फ्रॉम मंथली टू वीकली पेमेंट्स ऑफ वेजेस। उस बंदे को पहले महीने बाद वेज मिलती थी, वो पूरा महीना गुजारा करता था, ज्यादा कैश रखता था। अब ट्रांजैक्शन के लिए उसको हर हफ्ते बाद पैसे मिल रहे हैं, तो वो थोड़ा कैश रखेगा। करेक्ट। अब इसी में मैं थोड़ा सा आपको वो समझा दूं। अपना, मैं उसी पे आ रहा हूँ। फिर मैं आपको प्रिकॉशनरी डिमांड समझा दूं, उसके ऊपर भी तीन मोटिव अफेक्ट करते हैं। सॉरी, दो। इनकम एंड प्राइस लेवल। इनकम ज्यादा होगी, अमीर आदमी फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए ज्यादा पैसा रखेगा, डिमांड विल शिफ्ट टू द राइट। और इनकम कम होगी तो लेफ्ट पे। प्राइस लेवल, महंगाई ज्यादा होगी तो फ्यूचर के लिए भी ज्यादा पैसा चाहिए, राइट पे शिफ्ट होगा, डिमांड का फॉर मनी फॉर इमरजेंसी प्रिकॉशन। और अगर यू नो प्राइस लेवल कम हो रहा है, डिफ्लेशन आ रही है, तो हमें कम पैसा चाहिए फ्यूचर के लिए, हम कम सेव करेंगे, तो डिमांड फॉर मनी विल फॉल। अब आ जाता है स्पेकुलेशन। उसमें लोग गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं केन्स के मुताबिक। जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो और बॉन्ड की प्राइस कम हो तो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट कम हो और बॉन्ड प्राइसेस बहुत ज्यादा हो, रिस्क है कि बॉन्ड कल को सस्ता हो जाएगा, लोग कैश होल्ड रखते हैं, डिमांड फॉर मनी बढ़ जाती है। तो इसी वजह से डी गलत थी। देयर इज अ रिस्क ऑफ होल्डिंग बॉन्ड्स, पीपल विल नॉट इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, दे विल कीप कैश विद देमसेल्व्स, डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेशन विल इंक्रीज। समझ आ गई बात? ओके, लेट्स मूव ऑन। नंबर 17, आई थिंक शहीर की बारी आ रही है। हाँ जी, शहीर, तसल्ली से मेरा बेटा, क्लास नहीं छोड़ना। Which combination of factors is most likely to lead to a decrease in structural unemployment? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नहीं। कोई और बच्चा ट्राई करना चाहेगा? इन्होंने डी एज इन डेविड बताया है, गलत है। सॉरी, क्या बोल रही है ईमान? सी एज इन कैट, बिल्कुल ठीक है। इंक्रीज इन टैरिफ्स, इससे स्ट्रक्चरल में जो इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट है, इंपोर्टेड गुड या सर्विस ने लोकल को रिप्लेस कर दिया, तो वो कम हो जाएगी। लोअर टैक्स फॉर न्यू बिजनेसेस, इससे और नए बिजनेसेस सेट होंगे, फैशन टेस्ट वाला चेंज होने से, तो ये भी कम होगी। तो दोनों साइड पे ये काम हो रही है। जो आपने डी लिया था, मिनिमम नेशनल वेज लगाने से फर्म्स की कॉस्ट बढ़ती है, वो वर्कर्स निकालते हैं। बेटर वर्किंग कंडीशन से यस वर्कर्स को मोटिवेशन होती है, लेकिन स्ट्रक्चरल से इस पे कोई ताल्लुक नहीं आ रहा। सबको समझ आ गई? ये क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट थी। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? अब थोड़ा स्पीड। सॉरी, इसका आंसर मेरा बेटा सी, एन इंक्रीज इन टैरिफ्स, इससे इंपोर्टेड, मैंने बताइए, सुने।
इंक्रीज इन टैरिफ से स्ट्रक्चरल 4 टाइप की होती है। नंबर 1, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, प्राइमरी से सेकेंडरी में जा रहे हैं, फैशन टेस्ट चेंज हो रहा है, कुछ भी ऐसा। नंबर 2, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, वर्कर्स की स्किल्स आउटडेटेड हो रही हैं। नंबर 3, इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कोई इंपोर्टेड गुड लोकल को रिप्लेस कर गई, ठीक है। और नंबर 4, रीजनल, एक ही इलाके में आपकी स्पेशलिस्ट फर्म्स थी, उस चीज की डिमांड गिरी, वो सारी रीजन अनएम्प्लॉयड। टैरिफ हटाने से इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, कम होगी। लोअर टैक्सेस ऑन न्यू बिजनेसेस से, फैशन ट्रेस ट्रेंड चेंज होने से, स्ट्रक्चर चेंज होने से जो अनएम्प्लॉयमेंट आ रही थी वो खत्म हो जाएगी। सबको समझ आ गया? एनीवन, एनी कंफ्यूजन? बी ठीक होता, लेकिन फॉल इन रियल वेजेस है, वर्कर को अट्रैक्शन नहीं आएगी उस इंडस्ट्री में आने से। फॉल इन इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन लेंडिंग फॉर लो इनकम हाउस होल्ड, नॉट फर्म्स, तो उससे भी अनएम्प्लॉयमेंट पे असर नहीं आएगा। राइट जी। अब जरा स्पीड लगाते हैं, हमारा टाइम थोड़ा है। आखिरी बच्चे से पूछ के मैं फिर अगले क्वेश्चंस खुद ही करवाता हूं। उजनूर मेरा बेटा देखो, नंबर 18, why might country X have a higher natural rate of unemployment than country Y? There is a higher level of trade unionization in X. यूनियंस जो हैं, ट्रेड यूनियंस, ये अनएम्प्लॉयमेंट कॉज करती हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। ट्रेनिंग एजुकेशन अगर एक्स में ज्यादा होती तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम होता। ग्रेटर इंसेंटिव टू फाइंड वर्क होता तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती। हायर लेवल ऑफ जॉब वैकेंसी इंफॉर्मेशन, जो सर्च अनएम्प्लॉयड है वो जल्दी से जॉब ढूंढ लेते हैं। वेरी गुड उजनूर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। युमना आखिरी आप कर दो। ओवर द पीरियड ऑफ अ ईयर, अच्छा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होता है। Nominal यानी money national income increased by 2%, inflation was 3% and population increased by 1%. रियल जीडीपी पर हेड पे क्या असर पड़ेगा? तसल्ली से यमुना देखिएगा। एक बार मैं आप लोगों को बता भी दूं, क्योंकि कॉमन रिपीट होता है। जो मनी इनकम इंक्रीज हुई है 2, उसमें से इन्फ्लेशन माइनस करें 3, और पॉपुलेशन भी माइनस करें, क्योंकि वो नीचे पॉपुलेशन पे डिवाइड होनी होती है, फिर आपको सही आंसर आ जाए। ए, रियल इनकम डिक्रीज्ड बाय 2%। अब ये नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आए, आपने ऐसे ही करना है, नॉमिनल इंक्रीज माइनस इन्फ्लेशन माइनस पॉपुलेशन इंक्रीज। सबको समझ आ गया बेटे? नॉमिनल इनकम माइनस इन्फ्लेशन माइनस पॉपुलेशन, नॉमिनल इनकम इंक्रीज माइनस इन्फ्लेशन इंक्रीज माइनस पॉपुलेशन इंक्रीज, ठीक है। क्योंकि लॉजिकली नॉमिनल नेशनल इनकम को हम पॉपुलेशन पे डिवाइड कर रहे हैं और इन्फ्लेशन उसमें से माइनस कर रहे हैं रियल जीडीपी पर हेड निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज, मैं जरा जल्दी से खुद करवा रहा हूं, व्हाट इज लाइकली टू बी द मोस्ट इफेक्टिव पॉलिसी टू रिड्यूस इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय अ रैपिड राइज इन इंपोर्ट प्राइसेस? ऐसी कोई पॉलिसी होनी चाहिए कि इंपोर्ट सस्ती हो जाए। डिक्रीज इन डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, इन डिक्रीज इन रेट ऑफ इनकम टैक्स, ये तो कोई ताल्लुक नहीं हो रहा। इंक्रीज इन ट्रेड टैरिफ्स, इससे इंपोर्ट्स मजीद महंगी। रीवैल्यूएशन ऑफ एक्सचेंज रेट, हमने करेंसी को जानबूझ के ऊपर किया, इंपोर्टेड गुड्स एंड रॉ मटेरियल सस्ते हो गए, तो उससे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कम हो गई। समझ आ गई? Which macroeconomic policy objective will not apply to a government in a closed economy? Closed economy में international trade नहीं होती। Achieving a low and steady rate of inflation, ये तो closed economy में भी होगा। कौन सा? सी, यस। अचीविंग अ सरप्लस ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये ओपन इकोनॉमी में होगा, क्लोज में नहीं होगा। वेल डन ईमान। Number 22, a government increases its budget deficit to spend money on infrastructure development. It finances this by printing money. How is this policy likely to affect the government's main macroeconomic policy objectives? अब जरा तसल्ली से देखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ मोर लाइकली है, जाहिर बात है, आपने बजट डेफिसिट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाया है, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी और लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई भी
एक्चुअल पोटेंशियल दोनों ग्रोथ्स आएंगी। लोअर अनएम्प्लॉयमेंट मोर लाइकली, इन्फ्लेशन अलबत्ता बढ़ जाएगी, वो लेस लाइकली है, तो ऑप्शन सी। सब बच्चों को समझ आ रहा है? Number 23. The government increases interest rate in order to reduce the rate of inflation. What will also result from this action? Depreciation of the currency, possible. Fall in level of saving, no. Inflation में लोग ज़्यादा सेव करते हैं क्योंकि महंगाई बहुत है फ्यूचर के लिए. Reduction in economic growth, हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, ये पॉसिबल है. रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कब नहीं होगी? लेट्स सी नाउ, हमारे पास दो बच गई हैं, तसल्ली से देखते हैं. डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, अच्छा सॉरी, इन्फ्लेशन रेट तो आपने कम की है. इंटरेस्ट रेट हाई होने से हॉट मनी आपके मुल्क में आएगी, आपके बैंक्स में, करेंसी अप्रिशिएट होगी, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, रिडक्शन इन इकोनॉमिक ग्रोथ. सबको समझ आ गया? ये एक बार एक्सप्लेन कर दूं. इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, करेंसी अप्रिशिएट होती है, हॉट मनी आपके मुल्क में आती है. फॉल इन लेवल ऑफ सेविंग, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लोग सेव ज्यादा करते हैं. रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट कम होती है, एग्रीगेट डिमांड कम, अनएम्प्लॉयमेंट सिक्लिकल बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ अलबत्ता कम हो जाती है. अब जी आ गया लेफर कर्व. डायग्राम शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? A tax rate cut from Y to Z will cause tax revenue to decrease? नहीं, Y से Z पे tax revenue बढ़ रहा है. At tax rate below Z, a tax rate cut will cause tax revenue to increase? नहीं, Z से पीछे अगर tax rate करोगे revenue गिर रहा है. The greater the rate of tax beyond Z, the smaller will be the tax revenue generated. ये बात सही है. Tax revenue will always increase at the rate as the rate of income tax increases? नहीं, Z के बाद डिसइंसेंटिव आएगा वर्कर्स को, फर्म्स को, टैक्स रेवेन्यू कम होगा, वो कम घंटे काम करेंगे, कम प्रॉफिट बनाएंगे. 24 का सी इज करेक्ट ऑप्शन, सी एज इन कैट. किसी को समझ ना आया हो तो मैं दोबारा लेफर कर्व समझा दूं. Number 25. In which situation is devaluation of the currency most likely to cause inflation? Excess capacity is available, import tariffs are reduced, local substitutes of raw materials are unavailable. ये हो सकता है. तो let us just, yeah, C for बिल्कुल सही है. लोकल सब्स्टिट्यूट्स इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स के नहीं थे, आपने करेंसी को डीवैल्यू किया, मजबूरन हमें इंपोर्ट करनी पड़ी. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स की वजह से आ गई. सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अब मेरे बेटे, अ कंट्री इंपोर्ट्स मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स यूज्ड एज फैक्टर इनपुट्स. ठीक है, सारे वो इनपुट्स जो है उनकी हैं, रॉ मटेरियल्स बाहर से आ रही हैं. विच पॉलिसी इज मोस्ट लाइकली टू कंट्रोल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? ए ही ठीक है. अप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट से इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सस्ते. इंक्रीज इन रेट ऑफ इनकम टैक्स, नो ताल्लुक, इससे इंपोर्ट्स कम होती हैं लेकिन प्राइस उनकी कम नहीं होती. इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट से करेंसी आपकी हो सकती है, इन्फ्लेशन अपना इंटरेस्ट रेट से, इससे भी करेंसी अप्रिशिएट हो सकती है, लेकिन ए इज मोर डायरेक्ट. इंक्रीज इन रेट ऑफ सेल्स टैक्स, नो. ऑप्शन ए, अप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट. एवरीवन क्लियर? Number 27. Germany, one of the world's strongest trading nations, achieved a surplus on current account of the balance of payment in 21-22. Which income flow would not have been included in the calculation of Germany's current account? करंट अकाउंट में सिर्फ चार चीजें होती हैं: एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दो हिस्से. फिर प्राइमरी इनकम ट्रांसफर्स, अर्नड इनकम्स, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड्स वगैरह. और in secondary incomes, let's see, investment in a natural gas pipeline linked to its main foreign supplier, ये रिकॉर्ड होगी फाइनेंशियल अकाउंट में, एफडीआईएस में. करंट अकाउंट में बाकी ऊपर वाली तीनों चीजें, इंक्रीजिंग ट्रांसफर्स ऑफ एड, ये सेकेंडरी इनकम्स में आएगा. फॉलिंग अर्निंग्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम विजिटर्स ऑफ जर्मनी, ये ट्रेड इन सर्विसेज में आएगा. डिक्लाइनिंग सेल्स ऑफ जर्मन कार्स फॉर एक्सपोर्ट ओवरसीज, ट्रेड इन गुड्स में आएगा. करंट अकाउंट में नेचुरल गैस पाइपलाइन की इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी. एवरीवन क्लियर ऑन दिस? जी, नंबर 28. अब क्या कह रहा है जी वो, कि भाई, a country maintains its foreign exchange rate against the United States dollar.
with a narrow but changing band. इसको बोलते हैं मैनेज्ड फ्लेक्सिबिलिटी या मैनेज फ्लोट. अपर एंड लोअर लिमिट लगा के फिक्स्ड मींस एक ही रेट पे रखना, फ्लोटिंग डिमांड सप्लाई पे छोड़ देना, ट्रेड वेटेड मींस दूसरी करेंसीज के साथ एक बास्केट बनाना. सो सी मैनेज फ्लोट इज द करेक्ट ऑप्शन. सबको समझ आ गया? बेसिक रिवीजन बस छोटे नोट से कर लें. मैंने आपको एमसीक्यूज का भी भेजना था अपना टॉपिकल, और छोटे नोट्स भी दोबारा शेयर कर देता हूँ, बच्चे कभी कभी इधर उधर कर देते हैं. The Lorentz curve in the diagram shows different distribution of incomes and wealth. At first, income in a country is more equally distributed than wealth. In a period, the distribution of income becomes more unequal, but distribution of wealth becomes more equal. Which movement would show the effects of these changes on the distribution of income and wealth? जितना मेरा बेटा ये लॉरेंस कर्व लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी जो डॉटेड लाइन है उससे दूर है, उतनी इनइक्वालिटी है. तो पहले वो कहता है शिफ्ट फ्रॉम 1 to 2. उसने कहा था इनकम्स जो हैं पहले मोर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थी और बाद में मोर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो 1 to 2 करेक्ट है. शिफ्ट फ्रॉम 4 to 3 फॉर वेल्थ, यस, पहले अनइक्वली वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटेड थी, अब ज्यादा इक्वली है, तो 4 to 3 ऑप्शन ए ही ठीक है. किसी को समझ ना आया हो तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, मुझे बताएं. Okay, G, last question. What is likely to happen in a developing country as it becomes more developed? A lower percentage of people will go to university. Average life expectancy will rise. ये ठीक लग रहा है. Rate of population growth भी इस सही है बिल्कुल. Average life expectancy बढ़ेगी बेहतर हेल्थ केयर और साफ environment वगैरह की वजह से. Everyone clear, जी? That's it from my side tonight. If you have any questions, most welcome. अरे 11 मिनट पे यार. सॉरी, कौन सा? इसी का? ओके ओके. 2020 ये कहाँ है जी? What is likely to be the most effective policy to reduce inflation caused by a rapid rise in import prices? इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ रही है, उसको हमने रोकना है, तो हमें अपनी करेंसी को रीवैल्यू करना पड़ेगा, ऊपर लेना पड़ेगा, ताकि इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स वगैरह सस्ते हो जाए. बाकी आप देखें डिक्रीज इन डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट. डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से तो आप इंपोर्ट ज़्यादा करोगे. डिक्रीज इन रेट ऑफ इनकम टैक्स, इससे भी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, आप इंपोर्ट्स वो लग्जरीज होती हैं ज़्यादा मंगवाओगे. इंक्रीज इन ट्रेड टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट्स, टैरिफ लग गए, पहले ही इंपोर्ट्स महंगी थी, और ज़्यादा महंगी हो गई, डबल हो गई. समझ आ गया अमल? वंडरफुल. दैट्स इट फॉर टुडे जी.